Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel Comprehensive Study. Today we are going to continue our series of History of English Literature. आज हम चैप्टर 5 चौसर को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गोवर के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके फेमस वर्क्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख लें, ताकि आपको स्टार्टिंग से ही सारे बेसिक्स जो है आपके क्लियर हों, और उसके बेसिक्स के बाद ही हम एडवांस स्टडी करेंगे, इसलिए आप वो वीडियोस ज़रूर देखें। Geoffrey Chaucer, the son of John Chaucer, a wine merchant of London, was born about 1340. His father was connected with the royal family as purveyor of wine, and Chaucer himself became at 17 a page to the wife of the Duke of Clarence. कि जो जोफ्रे चौसर हैं वो एक वाइन मर्चेंट के बेटे थे और इनका बोर्न हुआ था 1340 में, और इनके फादर जो है वो रॉयल फैमिली से कनेक्टेड थे, और इसीलिए चौसर भी 17 की एज में ही एक पेज, जो कि एक जॉब होती है, पेज बन गए थे किसके, वाइफ ऑफ द ड्यूक ऑफ क्लैरेंस के। थर्ड सन ऑफ एडवर्ड थर्ड, जो कि एडवर्ड थर्ड जो किंग थे उनके थर्ड सन थे, उसकी वाइफ के पेज थे हमारे चौसर। 2 years later he went to the French wars where he has taken prisoner and was ransomed by the king himself। कि 2 सालों बाद चौसर जो है वो एक डिप्लोमेटिक मिशन पे भी जाते थे, तो वो जो है डिप्लोमेटिक होने के कारण ही वो अलग अलग कंट्रीज़ में विज़िट करते थे, जिससे उनको जो है एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अलग अलग कल्चर्स की, अलग अलग लैंग्वेज की। इसी वजह से चौसर के ऊपर फ्रेंच और इटालियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ा था, क्योंकि उनका रॉयल फैमिली से कनेक्टेड होने के कारण वो अलग अलग जगह पे विज़िट करते रहते थे। तो एक बार चौसर को है जो फ्रांस ने जो है वो प्रिजनर भी बना लिया था, लेकिन किंग ने खुद उनको फ्री करवाया था वहाँ से। आफ्टर हिज रिटर्न ही हैज़ अपॉइंटेड वैलेट टू द किंग्स चैम्बर। ही वॉज सर्टेनली मैरिड एंड हैड ए सन नेम्ड लेविस। तो इनका उसके बाद उनकी फिलिपा से शादी हो जाती है, एंड उनका एक बेटा है लेविस, जिसको चौसर ने अपना वर्क ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब उसको डेडिकेट किया अपने सन को। नॉट मच इज़ नॉन of his wife Philippa, who is believed to have been sister of the wife of John of Lancaster। तो इनकी वाइफ जो फिलिपा थी वो जो है जॉन ऑफ लैनकास्टर की जो वाइफ थी उनकी सिस्टर थी, तो एक तरीके से इनकी वाइफ जो है वो रॉयल ब्लड थी, हिज ग्रेट पैट्रॉन। तो चौसर के सबसे ज़्यादा चौसर को हम कह सकते हैं कि एक बेसिक दिया, एक आधार दिया कि चौसर जो है अपनी राइटिंग्स लिखे, इसलिए इनको प्रमोट किया किसने, जॉन ऑफ लैनकास्टर ने। She is said to have died in 1387 from about 1370 when he was 30 to the 1378 he was employed on diplomatic mission to France and Italy। About this time he was a member of parliament for Kent and also had the office of comptroller of customs in the port of London। In addition, he was granted a pension and was generally prosperous throughout life except for a brief spell during the disgrace of John of Gaunt under Richard II। ये उनकी कुछ पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताया है। हमें जो है उसकी लिटरेरी करियर के ऊपर फोकस करना है, पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर हमें कोई फोकस करने की नीड नहीं है। तो चौसर की डेथ जो है 1400 में हो जाती है, और वो पहले पोइट थे जिनको वेस्टमिंस्टर एबे में बरीड किया था। From his portrait together with the personal description of himself in the House of Fame and the Parliament of Falls। तो चौसर के जो है 2 वर्क्स इम्पोर्टेंट हैं, वो कौन कौन से हैं, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स एंड हाउस ऑफ फेम। ये जो है वर्क वो कैंटरबरी टेल से पहले आए थे, तो ये इन्हीं से इनके करियर की स्टार्टिंग होती है। वी पिक्चर हिम टू अवर सेल्फ एज ए प्लम्प माइल्ड मैनर्ड गुड नेचर्ड रादर शाई बट जोवियल मैन।
He makes himself out as a simpleton, but this is obviously Apo's his way of laughing at himself. We know nothing of his schooling, but from the wide scholarship he displayed in his work, it is evident he must receive the benefits of through liberal education. He was an ardent lover of books from which he could be वीन्ड ओनली बाय द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर कि जो चौसर है उनके चाइल्डहुड के बारे में हमें कुछ इतना पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि चौसर के फादर जो है वो रॉयल फैमिली से कनेक्टेड थे, तो उनकी एजुकेशन जो है वो एक अच्छे लेवल पे हुई थी। इसी वजह से उनका लिटरेचर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो his devotion to books, however, did not turn him into a visionary. He trusted to book for guidance only in matter of which nobody has डायरेक्ट एक्सपीरियंस सच एज हेवन एंड हेल। तो इन्होंने जो है वो बुक्स में खुद ही गाइडेंस ली है बुक्स से, मतलब किसी डायरेक्ट एक्सपीरियंस है इनको बुक्स का, किसी और के कहने पर या सुनी सुनाई बातों पे इन्होंने इतना ज़्यादा यकीन नहीं किया। इन्होंने खुद बुक्स को स्टडी किया है, डीप स्टडी किया और फिर नॉलेज गेन की है। For the rest, upon the spectacles of life directly with his eyes, his busy life and diverse occupation enabled him to observe लाइफ एट क्लोज क्वार्टर्स एंड ऑल लेवल्स कि इन्होंने हर एक लेवल लाइफ के हर एक लेवल को जो है वो अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि इन्होंने रॉयल फैमिली के में मतलब ये पेज थे तो रॉयल फैमिली को भी अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करते थे और इनको पुअर पीपल के बारे में भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके भी एक्सपीरियंसेस को ये समझ सकते थे। तो हर एक लेवल की लाइफ की डीप अंडरस्टैंडिंग रखते थे जोफ्री चौसर। ही वॉज पेज भी थे, सोल्जर भी थे, डिप्लोमेट, ऑफिशियल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और एक कोर्टियर भी थे। तो अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस को इन्होंने फॉलो किया है। He had this unique opportunity for observation by coming into connect with all sort and conditions of man from royalty to rogues। तो ये हर एक प्रकार के हर एक टाइप के पीपल से मिलते थे, चाहे वो रॉयल हो चाहे वो कॉमन मैन हो। He had travelled in France and Italy, which must have enriched his experience and broadened his mental horizon। तो इन्होंने फ्रांस और इटली में कई बार विजिट किया है, कई बार ट्रैवल किया है डिप्लोमेटिक होने के कारण, इसीलिए उनको जो है फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज थे। टुगेदर ही हैड ए मोस्ट फेवरेबल ट्रेनिंग अराउंड फॉर अ राइटर गिवन द नेसेसरी जीनियस। वट वंडर इफ सच ए मैन शुड blossoms into a great poet। We have no certain evidence of the date of Chaucer's work. The invention of printing press was to come some 40 years after his death. In his time, publication of books as we know it today was unknown। तो जोफ्री चौसर्स के वर्क के पब्लिकेशन डेट्स को हम नहीं जानते, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इनके वर्क्स जो है वो कब लिखे गए हैं, क्योंकि जिस टाइम पे चौसर लिख रहे थे उस टाइम पे देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस। तो इनके वर्क्स को जो है वो पब्लिश भी नहीं किया गया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो उस टाइम पे थी ही नहीं। और उनकी डेथ के 40 ईयर्स अराउंड जो 40 ईयर्स लेटर जो है प्रिंटिंग प्रेस विलियम कैक्सटन ने 1476 में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को एस्टेब्लिश किया था। तो उसके बाद ही चौसर के वर्क को पब्लिश किया गया है। द थ्योरी देयरफॉर दैट डिवाइड्स चौसर वर्क इनटू 3 पीरियड। तो चौसर के वर्क को 3 पीरियड में डिवाइड किया है, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश, इज जस्टिफाई ऑन ग्राउंड्स ऑफ कन्वीनियंस इफ नो on no other। In the first or French period, he wrote Romance of the Rouge, the Book of the Duchess, the Parliament of Fowls and a few minor poem। तो फ्रेंच पीरियड से इनके कौन कौन से वर्क बिलोंग करते हैं? रोमेंट ऑफ द रोज जो कि रोमन डिला रोज का जो कि एक फ्रेंच वर्क है उसकी ट्रांसलेशन है, द बुक ऑफ द डचेस एंड द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, और कुछ माइनर पोएम्स भी हैं जो इन्होंने अपने फ्रेंच इन्फ्लुएंस में लिखी है। इन द सेकेंड और इटालियन पीरियड ही रोट ट्रोलिस एंड क्रिसीड। इटालियन इन्फ्लुएंस से में कौन सा वर्क लिखा है? ट्रोलिस एंड क्रिसीड, द हाउस ऑफ फेम एंड द लीजेंड ऑफ गुड वुमन। ये तीनों वर्क जो है वो इटालियन में है। फ्रेंच में तो थे हमारे रोमेंट ऑफ द रोज, द बुक ऑफ द डचेस एंड द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। और इटालियन में है ट्रोलिस एंड क्रिसीड, हाउस ऑफ फेम एंड लीजेंड ऑफ गुड वुमेन।
एंड द थर्ड और इंग्लिश पीरियड में है हमारे इनका फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स. दिस क्लासिफिकेशन however does not imply any hard or fast division between one period and another. It simply means that he was dominated by French or Italian influence at a certain point period. तो स्टार्टिंग ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि चौसर के वर्क को जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. लेकिन हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब चौसर ने अपनी राइटिंग शुरू की तो उस टाइम पे उनके ऊपर फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था. तो उन्होंने अपने जो भी वर्क्स फ्रेंच इन्फ्लुएंस में लिखे हैं वो फ्रेंच लिटरेचर से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं. इसीलिए हम इनको फ्रेंच इन्फ्लुएंस के कैटेगरी में रखते हैं. फ्रेंच इन्फ्लुएंस के इनके वर्क हैं रोमेंट ऑफ द रोज, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स एंड द बुक ऑफ डचेस. तो तीनों जो ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस के हैं. इटालियन पीरियड के हैं ट्रोलिस एंड क्रेसिड, हाउस ऑफ फेम एंड द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन. और जो थर्ड पीरियड है इंग्लिश उसमें जो है इनका मोस्ट फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स. तो उसके बाद जो है Chaucer was dominated by French or Italian influence at a certain period. He was merely imitative in the English period while he still continued to draw upon French or Italian sources. He shook off his foreign domination and became independent. तो लास्ट अपने करियर के एंडिंग पॉइंट पे इन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखा और इस वर्क में इन्होंने इंडिपेंडेंट होके लिखा. मतलब इस वर्क में इन्होंने इनके ऊपर फ्रेंच और इटालियन सोर्सेज का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है. अब उनकी खुद की थिंकिंग जो है वो डेवलप हो चुकी है और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इस वर्क को लिखा है. सो फर्स्ट पीरियड को हम डिस्कस करते हैं फ्रेंच पीरियड. फ्रेंच पीरियड में पहला वर्क है इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोमेंट ऑफ द रोज. दिस इज़ ए ट्रांसलेशन ऑफ द रोमन डी ला रोज जो कि एक फ्रेंच वर्क है. उसको इंग्लिश इसको ट्रांसलेट किया इन्होंने इंग्लिश में इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट जो कि ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया है. एज दिस फ्रेंच पोइम इज़ द मोस्ट फेमस एलिगोरिकल रोमांस ऑफ द मिडल एज एंड रेफरेंस टू इट आर सो कॉमन इन इंग्लिश लिटरेचर. तो ये जो रोमेन डी ला रोज जो है वो फ्रेंच लिटरेचर की एक एलिगोरिकल रोमांस है और मिडल एज का बहुत फेमस वर्क है. ब्रीफ नोटिस ऑफ इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस. Written in the 13th century, it is an enormous poem in 2 parts. बहुत बड़ी पोएम है और 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है. द फर्स्ट एंड शॉर्टर बाय गुलेम डी लॉरिस. तो एंड फर्स्ट पार्ट इनको किसने लिखा है इसको गिलोमे डी लॉरिस ने. एंड द सेकेंड एंड मच लॉन्गर बाय जीन डी मियोंग. इन 2 राइटर्स ने इस पोएम को लिखा है. It started and fixed the tradition of courtly love found again and again in later literature. तो ये एक हम कह सकते हैं कि इसने जो है कोर्टली लव का स्टीरियोटिपिकल मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा कोर्टली लव. तो जो आगे जाके लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिखा गया है वो इसी वर्क से स्टार्ट हुआ है. The conventional machinery is that of a dream in which the narrator see a beautiful garden beside a river bank. इसमें क्या है नरेटर जो है वो अपने ड्रीम में क्या देखता है एक ब्यूटीफुल गार्डन को देखता है जो कि रिवर के बिसाइड है. इट इज़ अ मे मॉर्निंग विद फ्लावर्स ब्लूमिंग एंड बर्ड्स सिंगिंग. मे का महीना है और बर्ड्स जो है वो सिंगिंग कर रहे हैं और फ्लावर्स जो है वो खिले हुए हैं. The lover enters the garden and his courtship of the lady is allegorical, presented as an attempt to pluck the rose hidden there. तो lovers जो है वो गार्डन में आते हैं एंड वो क्या करते हैं अटेम्प्ट टू प्लक द रोज़ को तोड़ने की कोशिश करते हैं. द लेडी एनकरेजेज और डिस्करेजेज हिम अकॉर्डिंग टू हर मूड्स. तो लेडी जो अपने लवर को एनकरेज भी कर रही है और डिस्करेज भी कर रही है. दोनों ही कर रही है. हर moods or qualities such as kindness and courtesy which favor his suit or fear or shame which repel it are personified. The whole atmosphere redolent of perfume, luxury, laughing and dancing is that of courtly life of love and leisure. तो इसमें जो है वो इसी के बारे में बताया है कि कैसे एक लेडी जो अपने लवर को एनकरेज भी कर रही है और डिस्करेज भी कर रही है रोज़ को तोड़ने के लिए. उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया कि कैसे उसके अंदर फियर भी है, काइंडनेस भी है, कर्टेसी भी है. तो ये हर एक प्रकार की क्वालिटीज़ उसके अंदर देखने को मिलती हैं. द वर्क फैसिनेटेड चौसर
and he is never tried of mentioning it in his other work. It was in a way this poem that initiated him into poetry and nursed his genius by helping to form his style and versification. After translating Roman de la Rose, Chaucer essayed the allegorical poems on the same model, which were then the universal fashion. He followed the stock formula of the dream allegory for many years. ये भी क्या है, रोमन डी ला रोज एक ड्रीम एलिगरी थी जिसमें नरेटर जो है वो एक ड्रीम देख रहा था और अपने ड्रीम को ही डिस्क्राइब कर रहा था। तो यहाँ से ड्रीम फार्मूला, जो ड्रीम एलिगरी का फॉर्मूला है वो स्टार्ट हुआ है और उसने उसने उसी फॉर्मूले को फॉलो किया है। एंड देन एक्सप्रेसिंग हिज नेटिव जीनियस फॉर ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन, और फिर अपने ह्यूमरस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है। द फर्स्ट एलिगोरिकल पोएम इज़ द बुक ऑफ द डचेस। उसके बाद रोमन फ्रेंच इन्फ्लुएंस में इन्होंने लिखी है बुक ऑफ द डचेस। ये वर्क लिखा है, ये कोई बुक नहीं है बल्कि ये क्या है, एक एलिजी है रिटन ऑन द डेथ इन 1369 ऑफ डचेस ब्लांचे। तो ये डचेस ब्लांचे की डेथ के ऊपर लिखी हुई एक एलिजी है। तो आप डचेस से याद रख सकते हो कि ये डचेस की डेथ पे लिखी हुई एलिजी है। और ये नेट का PYQ भी है कि ये बुक ऑफ डचेस जो है वो किसके लिए लिखी थी चौसर ने, तो किसके लिए, डचेस, जो कि डचेस ऑफ लैंकास्टर जिनका नाम है ब्लांच, तो उनकी डेथ के ऊपर लिखी है, जो कि जॉन ऑफ गॉन्ट जो इनके पैट्रॉन थे उनकी वाइफ थी, उसके ऊपर लिखी है ये। इट इज़ इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, और किस में लिखी है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखी है। एंड एक्सप्रेसेस द हस्बैंड्स ग्रीफ एंड सिंग द प्रेज ऑफ द डचेस, और जो कि उसके हस्बैंड का जो है वो ग्रीफ को डिस्क्राइब कर रही है और प्रेज कर रही है डचेस की। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि ये बुक ऑफ द डचेस जो है वो एक एलिजी है जो कि डचेस ऑफ ब्लांच उनकी डेथ पे लिखी है, और जो कि जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी। और इसमें जो है वो एक हस्बैंड की ग्रीफ को डिस्क्राइब किया है और डचेस की क्वालिटीज़ को, डचेस की प्रेज की है। द सेकंड ऑफ द एलिगोरिकल पोएम्स इज़ द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। सेकंड जो है वो एलिगोरिकल पोएम है इनकी पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। Nature has called a grand parliament of birds to celebrate Saint Valentine's Days। तो ये 14 Feb जो वैलेंटाइन डे होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए सभी बर्ड्स जो है, नेचर हैज़ कॉल्ड ए ग्रांड पार्लियामेंट, नेचर ने एक ग्रांड पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज किया है और सभी बर्ड्स उसमें आए हैं बाय चूजिंग देयर मेट्स, और सभी बर्ड्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने मेट्स को चूज़ कर रहे हैं। द बर्ड्स मेक स्पीचेस इन द courtly love fashion, some defending constancy, other advocating free love, though the form and material are conventional. The debate is made lively by the poet's deft touches of drama and humor. The poem is in the 7-line stanza, also called rhyme royal stanza। तो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो है वो राइम रॉयल स्टेंजा में लिखी गई है, जो कि हीरोइक कपलेट ही है। राइम रॉयल इसको क्यों बोला है, क्योंकि किंग जेम्स वन जो कि जैकोबियन एज जहाँ से हमारी स्टार्ट होती है, किंग जेम्स से उनके 1603 से, उन्होंने भी इसको जो है वो किंग स्क्वायर नाम का एक वर्क लिखा है उन्होंने, और उन्होंने इस हीरोइक कपलेट को यूज़ किया है, और वो इसीलिए जो है इसको हम राइम रॉयल के नाम से जानते हैं क्योंकि किंग ने इसको यूज़ किया है अपने वर्क में। द लाइन इज डेकासिलेबिक एंड द राइम स्कीम है इसकी A B C, ये इसकी राइम स्कीम है। क्या है, A B ऑफ चौसर्स लिरिकल पोएम द अर्लीस्ट आर बिलीव टू हैव बीन लॉस्ट, but whatever pieces in this line we have his ballads and roundels, whether of early or later, that show his master of these poems too. The popular ballad Flee from the Press is a good example। ये important है, चौसर ने एक बहुत पॉपुलर बैलेड भी लिखा है। बैलेड क्या होते हैं, बैलेड आर जस्ट लाइक सॉन्ग्स के टाइप में ही होते हैं, सॉन्ग्स ही होते हैं ये, ब्रेवरी के बारे में, या हम कह सकते हैं कि किसी भी थीम को लेकर ये सॉन्ग्स लिरिकल वे में लिखे जाते हैं।
तो बैलेड है चौसर का फेमस फ्ली फ्रॉम दी प्रेस, याद रखना है आपको, फ्ली फ्रॉम दी प्रेस, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम चौसर के मेजर वर्क्स को तो डिस्कस पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसके जो माइनर वर्क है उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, और कई बार वही क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो फ्ली फ्रॉम द प्रेस जो है वो एक चौसर का पॉपुलर बैलेड है। और इसमें क्या है, इन दिस ही प्रेजेस द लाइफ ऑफ क्वाइट कंटेंटमेंट फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, बट इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट ही वॉज नॉट क्वाइट एट होम इन लिरिकल एक्सप्रेशन एंड दैट हिज स्पेशल गिफ्ट ले इन नरेशन। तो ये जो है वो ही प्रेजेस द लाइफ ऑफ क्वाइट कंटेंट फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसके बारे में बताते हैं, और लिरिकल वे में लिखा गया है, और एक ही स्पेशल गिफ्ट है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टुमारो वी विल बी डिस्कस इटालियन पीरियड, और इसमें हम इटालियन पीरियड में जो भी उनके इटालियन इन्फ्लुएंस में जो भी इन्होंने वर्क लिखे थे उनको स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like it. Please stay connected and support me. Thank you.